वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर का पहला वीडियो बना लिया है। आज हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। आज हम लोग को यहाँ से देखना है। तो आज हम लोग समझेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में और उसके साथ साथ उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन के बाद उसके बेसिस पे जो केसेस हैं, ठीक है, कुछ केस हैं उसे सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने से अपनी भाषा में से समझ लेते हैं, उसके बाद तब देखेंगे यहाँ पे नोट्स में क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ऐसे बल हैं जो एक बिंदु से होकर जाते हैं। ठीक है, तो पहला बल जो हम लोग मान लेते हैं, पहला बल बल क्या है, वो P है। दूसरा बल इसी बिंदु से, जो कि बिंदु O है, उसी बिंदु से दूसरा बल होकर जाता है, वो क्या है, वो हमारा Q है। ठीक है, एक ही बिंदु से दो बल होकर जाते हैं, जो कि क्या है, एक P है और ये Q है। अगर इन दोनों बलों का परिणामी निकाला जाए तो परिणामी क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि R आता है और यहाँ से इस डायरेक्शन में आता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R है और इस तरीके से है। ठीक है, अगर इसी बल के इंड को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसका नाम लिख सकते हैं O A, यहाँ पे B और C। ठीक है, अब ये इमेज यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो इनका एंगल हो सकता है अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक हम लेना चाहें तो ये अल्फा हो गया, इसे बीटा, या फिर पूरे को हम इस तरह से सीटा मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया गया है, इसके यहाँ पे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम में यही चीज यहाँ बताया गया है कि अगर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु पे दो बलों की, एक बिंदु पे मतलब कि एक सिरे पे दो बलों को मान लिया जाए और उसका परिणामी अगर एक विकर्ण हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज को बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि समझने की बात तो थी, हम लोगों ने समझ लिया है क्या है ये, लेकिन किस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे तो वो चीज हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कौन सी भाषा का हम लोग वहाँ पे चयन करेंगे लिखने के लिए। तो यहाँ बताया गया है, इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण, ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में, दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा, ठीक है, संलग्न भुजा का मतलब क्या है, जो एक दूसरे से एकदम सटे हुए हों, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जा सकता है और दोनों बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। यहाँ क्या बताया गया, अगर दो बल किसी एक बिंदु से परिमाण और दिशा में इस प्रकार खींचा जाए कि वो क्या हो, किसी समांतर चतुर्भुज के भुजा, संलग्न भुजा के भुजा से होकर जाते हो। ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, उसकी चार भुजाएं होंगी, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो एक भुजा से होकर के जाती हो, तो ये हो गया। ठीक है, और इनका परिणामी, ठीक है, और इनका परिणामी क्या हो, मान और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को दर्शाता हो, तो ये विकर्ण को भी दर्शा रहा है, अगर इसको मिला देंगे तो ये विकर्ण को दर्शाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बलों को परिच्छेद होकर के और जहां पे ये मिलता है उसी से ये क्या होता हो, परिणाम में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यही क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक है, इसे समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए क्या बताया गया इस नियम में, इस नियम में बताया गया है, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को परिमाण और
दिशा में यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों के परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न भुजाओं मतलब कि लगे हुए दोनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो ये लिखने की बात है। अगर आप इस फिगर को समझ लेंगे, ठीक है, इस फिगर को समझ लेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे लिख के आ जाएंगे। बशर्ते इसे दिमाग में रखना होगा, आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ के याद करना होगा। इसे इस नियम को आपको अपने नोट में नोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ बताया गया है किस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जब दो बल इस तरीके से काम कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं द्वारा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से है। तो रिजल्टेंट किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उसका परिणामी ज्ञात करने की क्या विधि है, वो चीज यहाँ बताई गई है। यहाँ बताया गया हेडिंग क्या है, परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करना। किस तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे इस चीज के लिए। तो यहाँ देखिए 2 विधि बताई गई है। पहला जो है गणनात्मक विधि, दूसरा जो है ग्राफिकल मेथड जो है। ठीक है, तो हम लोग के एग्जाम में ग्राफिकल मेथड नहीं आता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड समझने की बात है कि जिस तरीके से हम वेक्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, स्केल मान करके वेक्टर को खींच देते हैं और हमारा जो रिजल्टेंट आता है उसे मेजर करके हम उसे माप करके बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड इजी है और कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे सोल्यूशन पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, जबकि क्या है, हमारा जो गणनात्मक विधि है ये ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सारा फोकस हमारा इस मेथड पे, पहले वाले मेथड पे होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, गणनात्मक विधि। तो इस विधि को हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए किया क्या गया है। इससे पहले वाला हम लोगों ने फिगर में देखा था, एक पॉइंट पे, बिंदु ओ पे एक बल लग रहा था P और दूसरा बल क्या लग रहा था Q। ठीक है, और इनका परिणामी क्या था, R था। इस तरीके से, ठीक, इनको यहाँ पे इस तरीके से मिलाया गया था। ठीक, ये हमारा A हो गया था और ये B और ये C। ठीक है, ये टोटल क्या था, थीटा, ये अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक ये बीटा। इस फिगर में क्या किया गया है, इस फिगर में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, फॉर फॉर डराइव करने के लिए से। ठीक है, वो क्या किया गया है, देखिए यहाँ क्या किया गया, ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, ओ ए जो लाइन है उसको आगे बढ़ाया गया है और ए से लंब डाला गया है इस तरीके से। तो ये चीज निकल के आई है, ये वाला ट्रायंगल जो है, तब ये चीज बढ़िया आई। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम क्या रखेंगे, डी रखेंगे। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस कितनी है, वो पी है, पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं ए से सी तक का वैल्यू कितनी है, वो क्यू है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा। लेकिन सी से डी तक का जो ये लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये यहाँ जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, ये हमें पता नहीं है। हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए से डी तक का और सी से डी की वैल्यू निकालनी होगी, जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर तो निकाल के बता दिया गया है कि ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू कॉस थीटा, और यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि फोर्स डिजॉल्व कर रहे थे उस तरीके से। ठीक, तो अब हम लोग इससे निकालना सीखेंगे किस तरीके से हम एडी का वैल्यू और सीडी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ का भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए साइन कॉस का फॉर्मूला लगा करके हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू होगी एडी की और सीडी की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं ट्रायंगल,
ट्रायंगल ADC में, ठीक है, AD और C में, ट्रायंगल ADC में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, अगर लेते हैं तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू DC बाई AC। क्या लिख सकते हैं? DC बाई, मतलब कि ये वाला लाइन बाई AC, ठीक है। तो DC की वैल्यू कितनी है नहीं पता अभी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से DC निकाल सकते हैं। AC हमें पता है, A और C, AC क्या है? Q है, ठीक है। तो AC को हम क्या कर सकते हैं, हम इधर ले आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू AC साइन थीटा। DC इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है? Q है, तो यहाँ लिख सकते हैं Q साइन थीटा। तो DC की वैल्यू हमारी निकल के आ गई क्या? Q साइन थीटा। इसी प्रकार से AC AD का निकालने की कोशिश करेंगे। तो AD के लिए इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या आएगा? AD बाई AC, ठीक है। तो AD हमें निकालना ही है और AC हमें पता है Q है। तो यहाँ लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा। तो Q कॉस थीटा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पा गए, जो AD की वैल्यू है वो क्या है? Q cos थीटा है, और CD की जो वैल्यू है क्या है? Q sin थीटा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला ट्रायंगल लेंगे, अगले पेज में हम लोग देखते हैं इसे, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब हम लोग अगला ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे? ODC, मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ट्रायंगल ODC, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। OC का स्क्वायर प्लस OD प्लस DC का स्क्वायर, OD प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग OD, जो OD है, एक सेकेंड कुछ इसको मिटा लेते हैं। हाँ, अब देखिए, जो OD है, O से D तक, तो OD में देखेंगे ध्यान से तो OA प्लस AD, ठीक है। यानी OD को हम लिख सकते हैं OA प्लस AD, यानी OD को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे OA प्लस AD का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर DC का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। किस तरीके से ओपन करेंगे? A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसी तरीके से इसे ओपन करेंगे। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसी के बेस पे, ठीक है, इसी के बेस पे हम इसे ओपन करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, ठीक है, प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो OA का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखें ध्यान से, तो OA का वैल्यू कितना है? OA का वैल्यू P है, ठीक है, OA का वैल्यू P है। और AD का वैल्यू निकल कितना आया था? AD का वैल्यू क्या आया है? Q cos थीटा आया है। उसके अलावा क्या चाहिए? DC, और DC का वैल्यू कितना ये आई है? Q sin थीटा, ठीक है। सबका वैल्यू उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो OD कितना है? OA है P का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से क्या है? AD क्या है? यहाँ पर जाएगा Q AD cos स्क्वायर
थीटा प्लस 2 पी और एडी क्यू कॉस थीटा। और डीसी क्या है? डीसी है हमारा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको हम एक पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो फाइनली आएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, और ओसी का वैल्यू क्या है, आर है, तो यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आर बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसी पे सारा सवाल लगेगा और इस डेरिवेशन को भी तैयार कर लेना है। एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या हम लोग निकाला, हम लोगों ने निकाला आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों बलों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, पहले एडी और सीडी का वैल्यू निकाला गया है, उसके बाद एंगल क्या लिया गया था, एंगल ओ सी डी लिया गया था। ठीक है, इसको लेकर के सॉल्व किया गया। इस फार्मूले को हमको याद करके रखना है परिणामी ज्ञात करने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, आर की वैल्यू निकालने के लिए, अगर आर दिया है पी और क्यू में से कुछ और नहीं दिया तो वो निकाल सकते हैं। अगर पी क्यू और आर दिया है तो एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब एंगल निकालने की बात आगे, अगर हम लोगों से अल्फा या फिर बीटा का वैल्यू पूछे तब किस तरीके से निकालेंगे, तो वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल ओडीसी में। ठीक है, एंगल ओडीसी में। ठीक, तो हम यहाँ पे अल्फा के लिए लिख सकते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू डी सी बाई ओ डी। क्या चीज, 10 अल्फा इज इक्वल टू डी सी बाई ओ डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ डी को फिर हम ब्रेक कर सकते हैं, डी सी बाई ओ ए प्लस ए डी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा। ठीक है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू पी है और ए डी की वैल्यू क्या है, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यानी जब 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तब इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, जब 10 अल्फा निकालना होगा तो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 10 बीटा निकालना हुआ तब 10 बीटा निकालना हुआ तो फिर इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये बीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को एंगल निकालने के लिए, अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम लोग को याद रखना है। ठीक है, जब अल्फा निकालने की बात आएगी तो ऊपर कौन सा बल होगा, क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू लेंगे। जब बीटा निकालने की बात आएगी तो बल कौन सा लेंगे, पी लेंगे। इस बात को हम लोग को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला, ये फार्मूला आर वाला और उसके बाद 10 अल्फा और फिर 10 बीटा, इन तीनों फार्मूला को हम लोग याद रख के चलेंगे
तो आगे इसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, उससे हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ केस देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया, पहला जो केस है, जब बल P और Q एक ही दिशा में लगे हों। एक ही दिशा क्या मतलब कि यहाँ पे कोई बिंदु है, उधर से इधर P लग रहा है और इसी पर क्या लग रहा है, Q लग रहा है। ठीक है, या फिर एक ही दिशा में P यहाँ पे लग रहा है और यहाँ से यहाँ Q लग रहा है, या फिर इसको पैरेलल का केस कर सकते हैं, समांतर का केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तब हम लोग को सॉल्व करना है। जब कहेगा P और Q एक ही दिशा में लग रहे हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, R = P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, PQ वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं R = √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, जहाँ पे cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, R = ये 1 होता है, तो ये एक तरह से हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P² प्लस Q² प्लस 2PQ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं R = √P प्लस Q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो हो जाएगा R = P प्लस Q। क्या हो जाएगा, R = P प्लस Q। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, फोर्स जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर जब पर भी हम लोग को यहाँ पर एक चीज समझ में आई, जब पर भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो उस पर जो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इस चीज को याद करके चलना है। जब भी थीटा की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रिजल्टेंट जहां ही मैक्सिमम की बात आएगी वहां P प्लस Q हो जाएगा। दोनों बलों को हम आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देख लेते हैं। अगला केस में क्या है, केस 2 में बताया गया है, जब P और Q की दिशाएं विपरीत हों। इसका मतलब क्या, पॉइंट यहाँ पर है, एक बल P इधर की तरफ लग रहा है और एक बल Q इधर की तरफ लग रहा है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। यानी थीटा इजिकल टू क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम केस करेंगे, तो R = क्या हो जाएगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और दूसरे में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो R = क्या हो गया, R = हो गया P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या, 180 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे जो cos 180 डिग्री की वैल्यू आएगी -1। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा, जहाँ से आप इसका सोल्यूशन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -1। तो हम यहाँ ले सकते हैं P² प्लस Q² प्लस 2PQ-1। ठीक है, फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, P² प्लस Q² माइनस 2PQ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं P माइनस Q का होल स्क्वायर। ये बाहर आएगा, क्या होगा, P माइनस Q। यानी R = क्या हो गया, P माइनस Q। ठीक है, मतलब ये रिजल्टेंट का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रख के चलना है हम लोग को। जब मिनिमम कहेगा तो R = P माइनस Q हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस चीज को हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, सेकंड केस भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ। देख तीसरा केस क्या कर रहा है, जब यहाँ पे बल होगा, गलत लिखा है, जब बल P और Q आपस में सम कोण यानी 90 डिग्री पर हो। यानी बल ऐसा लग रहा है कि एक बल P इधर है और दूसरा क्या है, Q ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब हम लोग को पता करना है कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, देखिए सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो यहाँ पे r इजकल टू क्या लिखेंगे, r इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस थीटा जहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos 90 लिख सकते हैं, अगले में कर लेते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब ये 0 तो ये सब का सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाकी सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर इजकल टू क्या आ जाएगा, आर इजकल टू फाइनली यही आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट अगर हम डायरेक्ट निकालने की सोचें तो डायरेक्ट हम यही फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसे डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला केस है, जब बल P तथा Q परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत तथा समरेखी हो। यहाँ देखें, जब बल P और Q परिमाण में बराबर हो, मतलब P और Q क्या हो, परिमाण में बराबर हो, यानी P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तीनों आपस में बराबर हो। ठीक है, तीनों एक बराबर बल लग रहे हो और दिशा में विपरीत हो। दिशा में विपरीत हो, एक सेकेंड, जब बल P तथा Q के परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो। एक मिनट, ये चीज गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे सिंपली ये बताया जाए P और Q क्या हो, आपस में बराबर हो और विपरीत दिशा में लग रहे हो। ठीक है, दिशा क्या है, विपरीत है, तब की बात कही जा रही है। यानी कि जो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 हो जाएगी तथा समरेखी हो और एक ही दिशा में काम कर रही हो। तो सिंपल सा है, जब P और Q आपस में बराबर है। देखिए, तो कुछ नहीं करना, R इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, P बराबर Q या Q बराबर P लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस विपरीत दिशा में है, मतलब कि 180 पे है तो कॉस 180 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा 2p स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 का -1। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक में लिख लेते हैं 2p² -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2p² -2p²। ठीक है, यानी कि 0। R इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, 0 का क्या मतलब, देखिए समझने वाली बात है, जब किसी बिंदु पर इधर भी और इधर बराबर बल लगता है, यानी कि 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है मान लेते हैं और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त कर देंगे, मतलब कि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आया हुआ है, आर की वैल्यू 0 आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था जब पी क्यू के बराबर हो परिमाण में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में,
और दिशा विपरीत हो और समरेखी हो, एक दिशा एक रेखा पे काम कर रहे हो, तब की बात कही गई थी। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला केस में बताया गया है जब पी क्यू से बड़ा है तब। ठीक है, पी क्या है, क्यू से बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए 20 न्यूटन है बल और ये क्या है, 10 न्यूटन का बल है। ऐसा केस आएगा तब क्या करना है, सिंपल है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगला केस देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बस यही लास्ट है। ग्राफिकल मेथड हमने बता दिया आपको क्या है। ग्राफिकल मेथड यहाँ पर भी लेते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, गणात्मक विधि में चित्र के अनुसार किसी बिंदु O पर लगे बल P और Q की क्रिया रेखा क्रमशः OA और OB से कोई उपयुक्त पैमाना स्केल मानकर कोण कोण पर बनाइए। मतलब कि क्या करना है, इसको पैमाना मान लेंगे। ठीक है, अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है पी, ठीक है, तो इसको मान लेंगे 10 न्यूटन बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, या फिर 10 सेंटीमीटर, जो भी मानना हो। मान करके क्या करेंगे, उस जो हमारा ग्राफ पेपर होगा उस पर पैमाना मान के ये हम खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद से रिजल्टेंट हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। ठीक है, बस जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे। ठीक है, ग्राफ पर हम लोग डायग्राम ट्राई करते हैं, सेम वही मेथड है। बहुत ईजी है, इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पीछे बचा हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब ये बड़ा हो तब क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेकर समझें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे न्यूमेरिकल से ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये 10 न्यूटन है तब का क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसमें एंगल बताया नहीं है। ठीक है, तो फॉर जब एंगल नहीं बताएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एंगल हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 1। इसके बेसिस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस स्लाइड को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इस पर कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हो जाए, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, वीडियो में आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइए, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये चैप्टर सेकंड है। ठीक है, चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 30 न्यूटन मतलब कि 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात करिए। मतलब दो बल दिया गया है, मान लेते हैं कि P 30 न्यूटन दिया गया है और Q जो दिया गया है वो 20 न्यूटन का बल दिया गया है। तो इन दोनों से कह रहा है क्या, अधिकतम और न्यूनतम परिणामी मतलब कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, R की वैल्यू निकालने के लिए। तभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब आर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, अधिकतम निकालना हो, आर मैक्सिमम निकालना हो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले रहे थे। जब आर मिनिमम निकालना हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले रहे थे। तब आर मैक्सिमम के लिए क्या आ रहा था, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। सिंपली यही फॉर्मूला बन रहा था हम लोग का, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। और मिनिमम के लिए आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जब अधिकतम बल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम परिणामी निकालने के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे अधिकतम परिणामी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो P का मान कितना है, 30 न्यूटन है। ठीक है, और प्लस Q का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो अधिकतम के लिए कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ठीक है, यही काम यहाँ के लिए करेंगे।
इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे R इज इक्वल टू 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर इसका केस समझना चाहें तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं इसके लिए। अगर डायरेक्ट आप इस फार्मूले से ना करना चाहें, जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, अधिकतम के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 0 रखना है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, मतलब कि क्या, कॉस 0 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री रखना है, जिसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये एकदम समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से ये R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो रहा है, और यहाँ पे किस प्रकार से R इज इक्वल टू पी माइनस क्यू हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, यहाँ बताया गया दो बल, ठीक है, जिनका परिणामी कितना है, 240 न्यूटन और 200 न्यूटन है। ठीक है, इनका परिणामी दिया गया, रिजल्टेंट दिया गया दोनों का कितना है, परिमाण कितना है, दो बलों का परिमाण कितना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया गया यहाँ पे 240 और 200। ठीक है, मान लेते हैं P की वैल्यू कितनी है, 240 न्यूटन है, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 न्यूटन दे रखा है। आगे एक बिंदु O पर क्रियाशील है, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पर O पर क्रियाशील है, मतलब जो दोनों बल लग रहे हैं वो एक बिंदु पर लग रहे हैं, वो किस पर लग रहे हैं, O पर लग रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें चित्र भी दिया गया है, ठीक है, चित्र में दिखाया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया, दो बल, एक बल P और एक बल Q O पर लगे हुए हैं। ठीक है, यदि बलों के बीच का कोण 30 डिग्री है, बलों के बीच का कोण मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो उनका परिणामी बल ज्ञात करिए, मतलब रिजल्टेंट R ज्ञात करना है, तथा चित्र में दिए गए के अनुसार कोण बीटा और अल्फा का मान भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान भी ज्ञात करना है, मतलब कि जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके और बल P के बीच का कोण, और रिजल्टेंट और बल Q के बीच का कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, यहाँ थीटा मालूम है हमको 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, दे रखी है 30 है, तो P कितना है, 240 का स्क्वायर है, Q कितना है, 200 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू 240 प्लस इंटू 200। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और आगे हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इतना बड़ा इक्वेशन देख के परेशान नहीं होना है, इस सारे इक्वेशन को एक साथ जो है हम लोग कैलकुलेटर में पुट करके और इसका आंसर निकालेंगे। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 18738.44 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आएगी, R स्क्वायर की आएगी, तो यहाँ स्क्वायर हटा के इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आएगा, 425.13 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये आंसर आ रहा है 425.13 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया, इसका रिजल्टेंट अभी निकला है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, एंगल निकालना है, इसका अल्फा और बीटा एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए टेन अल्फा निकालना, अल्फा या फिर बीटा, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ गामा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये बीटा दिया, जो हम लोग थीटा लेके चल रहे थे उसको इन्होंने अल्फा दिया है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वही 10 वाला, 10 गामा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा।
जहाँ थीटा था वहां पे क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने अपने फॉर्मूले में चेंजिंग कर लिया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट कर देना है और जो है कैलकुलेटर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा तो हम लोग वहाँ पर भी कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, इसका जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 100/413.2। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 0.242। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 10 गामा इज इक्वल टू 0.242। इसको लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.242। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसको सॉल्व करेंगे 13.6 डिग्री। कितना आएगा, 13.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये गामा की वैल्यू आ गई। जब इतनी गामा की वैल्यू हमको मालूम चल गई और ये पूरा पूरा कितना है, 30 है, अगर 30 में से गामा घटा देंगे तो बीटा भी मालूम चल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस गामा, यानी कि 30 माइनस 13.6, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60.4 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट कर लिया दोनों का और उसका रिजल्टेंट भी निकाल लिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। चित्र के अनुसार, ठीक है, एक बिंदु पर लगे दो बल आपस में 60 डिग्री के कोण पे लगे हैं। ठीक है, ठीक है, दो बल जो है 60 डिग्री कोण पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो बल कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, एक बल हमारा P है, ठीक है, और दूसरा बल क्या है, Q है। Q का मान 100 न्यूटन है और P का मान 200 न्यूटन है, जिसमें 100 न्यूटन का बल संपीड़न बल है, ठीक है, और 200 न्यूटन वाला बल तनाव का बल है। ठीक है, बलों का परिणामी ज्ञात करिए। ठीक है, संपीड़न क्या होता है और तनाव बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दो बल हमको मिल गए, P कितना है 200 न्यूटन है और Q कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन का बल लगा है, और उनके बीच का जो कोण है वो क्या लिया गया है, उसको लिया गया हम लोग ने 60 डिग्री आपस में बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये बल अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, कंप्रेशन का भी फोर्स लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में होगा एक दूसरे का बल। ठीक है, और एक बल इधर की तरफ जा रहा था, तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ करने के लिए इसको हम क्या की आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया और एक बल इधर का हो गया। ठीक है, तो इसका रिलेटेंट किधर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब देखें, अब क्या हो गया कि एंगल उसका चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, यहाँ पे यहाँ था 60 डिग्री। ठीक है, उसको नीचे लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ रिजल्टेंट और यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल निकाला जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे कर लेंगे सेम एंगल है, इसलिए यहाँ पे कर लेंगे अल्फा डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना होता है एक लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, जबकि पहले ही हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो घटा लेंगे कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। मतलब जो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, जो ये एंगल बच रहा है वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो नया जो एंगल हमें दोनों बलों के बीच का मिल रहा है वो अल्फा डैश कर रहे हैं, तो वो कितना है 120 डिग्री का है। ठीक है, तो सेम फार्मूला हमको जहाँ थीटा की जहाँ पे यहाँ पे अल्फा यूज किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अपना वाला जो हम लोगों ने याद किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो 200 का होल 200 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद से 100 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 200 इंटू 100 इंटू
cos 120 डिग्री। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 या 4 टाइम तो हो जाएगा 30,000। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर की, तो स्क्वायर हटा करके हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, और रिजल्टेंट परिणामी आ गया 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इसमें बलों का परिणामी ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, बलों का परिणामी ज्ञात कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पूछा गया है दो बल, दो समान बल, मतलब कि अगर P की वैल्यू 10 न्यूटन है तो Q की वैल्यू भी कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक है, दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं। ठीक है, दो समान बल एक बिंदु पर काम कर रहे हैं, जबकि उनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं P लग रहा है या Q लग रहा है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, यदि परिणामी बल रिजल्टेंट जो है उन सबका क्या है, 20 × √3 न्यूटन हो तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, P इजिकल टू कितना है, Q है। ठीक है, जहाँ P होगा वहाँ Q रख सकते हैं, या फिर जहाँ Q है वहाँ पर P रख सकते हैं। और R की वैल्यू क्या दी गई है, R की वैल्यू दी गई है 20 √ 3 न्यूटन। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग का वही रहेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Q के स्थान पे हम लोग P रखेंगे, चाहे P के स्थान पे Q रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। लेकिन कितनी है ये तो बताया नहीं गया है, इससे हम लोग अपने मान से मान रखा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि P की जहाँ पे Q पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये Q किस में बदल जाएगा, P स्क्वायर में, ये P यहाँ पर भी P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू भी रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 20 √ 3 का होल स्क्वायर, ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या जाएगा 2P स्क्वायर। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू, एक मिनट, 2P स्क्वायर प्लस 2P कॉस 2P स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। कॉस 60 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से, अगर नहीं पता है भूल गए हैं आप, तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो क्या आता है, हाफ होती है इसकी वैल्यू, कितनी होती है, हाफ, 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3P स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 √ 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, P स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 20 √ 3/3। ठीक है, ये स्क्वायर में है। ठीक है, अगर इसके स्क्वायर को हटाया जाए तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 20 √3/√3। अब √3 कट जाएगा तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, और Q इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्किप किया हमने, समझिएगा इसको क्या कैसे हुआ है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर देंगे,
तो इसमें क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3 और ऊपर भी √3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 न्यूटन इसकी वैल्यू जाएगा। पी की वैल्यू 20 न्यूटन है, क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी, 20 न्यूटन ही होगी, क्योंकि दोनों का सेम है, एक समान बल लग रहा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझने में कहीं भी समस्या आएगी तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पांचवा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 200 न्यूटन का बल। इसमें 200 न्यूटन के बल को दो ऐसे घटकों में वियोजित कीजिए जो एक दूसरे के लंबवत हों तथा उनमें अनुपात का किसका हो, 3:4 का हो। जो बलों का अनुपात हो वो क्या होगा, 3:4 का होगा। बलों का अनुपात 3:4, ठीक है। और जो हमारा जो बल जिसको विघटित करना है वो क्या है, 200 न्यूटन है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये रिजल्टेंट है हमारा, क्या है, रिजल्टेंट है। आर की वैल्यू क्या है, 200 न्यूटन है, ठीक है। कैसे, अगर दो बलों में कोई बल ऐसे आर लग रहा है, इसी को दो भागों में डिवाइड करना है, पी और क्यू में, ठीक है। तो इसी का मान बता रखा है ना 200 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या बता रखा है, 200 न्यूटन, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको दो बलों को मानना है, तो एक को मान लेंगे 3p और एक को मान लेंगे 4p, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मान सकते हैं कि p इज इक्वल टू 3p और q इज इक्वल टू 4p। इस तरीके से हम रेशियो इसको डिवाइड कर लिए। इसको p माना गया, इसको q माना गया, ठीक है। दोनों में p का मल्टीप्लाई कर दिए ताकि कैंसिल हो सके, इसमें तो एक साथ एक ही वैल्यू का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 3p और q इज इक्वल टू 4p मान लिए, ठीक। अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ पे कोई किसी भी एंगल का बात नहीं किया गया और दो भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो घटकों में यूज करिए, तो इसके लिए मैक्सिमम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री की बात किया गया है तो हम लोग लगाएंगे क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ये कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में बता रखा था, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझने में समस्या आ सकती है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, 200 हमने रख दिया, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, 3p, तो 3p रख दिया, ठीक। क्यू की वैल्यू कितनी है, 4p, तो 4p का रख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9p स्क्वायर प्लस 16p स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 25p का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू 200 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 200 इंटू 200/25 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे अगर, तो 8 टाइम ये कट जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। इसको अंडर रूट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, 400 नहीं, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पी इक्वल टू कितना है, 3p, ठीक है। इसको स्मॉल पी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 40 यानी कि 120 न्यूटन पीक की आएगी। यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 40 कर देंगे, आ जाएगा 16 न्यूटन, 160 न्यूटन। पी और क्यू के वैल्यू इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है कि क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बस आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, किस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब उसने कहा एक बल लग रहा है, ठीक है, जो 200 न्यूटन का है, ठीक है, उसे दो घटकों में यूज करिए 90 डिग्री पे, ठीक है। तो एक पी है और दूसरा भी क्यू है, तो 3:4 में डिवाइड करें। इसको हमने 3 मान लिया, ठीक है, तो इसे 3p मान लिया और इसे 4p मान के सॉल्व कर दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, दो समान बलों के बीच का कोण अल्फा है। दो समान बलों, फिर से वही कंसेप्ट है, P इज इक्वल टू क्यू मान लेते हैं, दोनों आपस में बराबर है और दोनों के बीच थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा का मान ज्ञात करिए।
जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है, उनका परिणामी भी बराबर है, मतलब क्या क्या है, P इजिकल टू क्यू इजिकल टू आर, तीनों आपस में बराबर है, तब यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूलास हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। P इजिकल टू क्यू इजिकल टू आर, ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। आई स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आर के जहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी की जहाँ पी है यहाँ पर भी पी हो जाएगा, यहाँ पे 2P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर, यहाँ देखिए पी पी इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2P का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2P स्क्वायर कॉमन ले लें, 2P स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा हम लोग रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में अल्फा दिया गया है, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इधर, यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो निगेटिव में क्या आ जाएगा, का निगेटिव में वैल्यू आएगा हाफ। ठीक है, कॉस अल्फा इजकल टू, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 120 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।